जय हिंद क्लास। स्वागत है आपका द स्प्रिंट कोचिंग सेंटर पे। मैं बीके पांडे, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, जो भी आप कह लीजिए, स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम एकेडमिक तो पढ़ाएंगे ही, जिसमें 12th, 10th, 11th, BA ऑनर्स, 9th, 8th सभी क्लासेस को पढ़ाएंगे ही। साथ साथ हम वनडे एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे। वनडे एग्जाम में हम क्या क्या तैयारी कराएंगे एक बार देख लेते हैं। वनडे एग्जाम में जो अभी हम शुरू करने वाले हैं आप लोग के काफी डिमांड पे, वो है CUT। क्योंकि इधर कोई भी इस लोकेलिटी में कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जो CUT का प्रॉपर तैयारी कराए, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। एक वीडियो इस पे और आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फैकल्टीज, कौन कौन से टीचर जो हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक, तो फिलहाल मैं शुरू करता हूं। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। एक तो GS होगा, जनरल स्टडीज, और दूसरा होगा इंग्लिश। जो हम लोग की क्लासेस होंगी वो 40 से 45 मिनट की क्लासेस होंगी। सेम इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी वो 40 से 45 मिनट की होंगी। आइए देख लेते हैं। GS चूंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इसको बहुत कंपाइल वे में पढ़ेंगे, बहुत छोटे में पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि ज्यादा समय भी ना लगे और आपको याद हो जाए और एग्जाम से जो रिलेवेंट हो। ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आता ही ना हो। तो हम बताते हैं कि GS में पढ़ेंगे कैसे। हम इसकी थियरी पोर्शन को देखेंगे, साथ ही साथ जितने भी थियरी पोर्शन पढ़ेंगे उसका मैं आपको ट्रिक देता जाऊंगा कि आप क्लास के बाहर जैसे जाएं आपके दिमाग में सारी चीजें छपी हों, सारी चीजें आपको याद हों। ठीक। दूसरा, इंग्लिश में हम जो देखेंगे, जो ग्रामर पोर्शन हो गया, जो वोकैब पोर्शन हो गया, और कंप्रीहेंशन पोर्शन हो गया, इसको देखेंगे। ठीक, तो ग्रामर और कंप्रीहेंशन तो हम इंग्लिश की क्लास में देखेंगे, जो 40 से 45 मिनट का होगा। जो वोकैब पोर्शन होगा, चूंकि वोकैब बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा है, तो हम जो GS पढ़ेंगे 40 से 45 मिनट, इसमें 30 मिनट हम GS पढ़ेंगे और तकरीबन 15 मिनट में हम इंग्लिश का वोकैब भी देख लेंगे। इस वोकैब में आपके तीन चीजें आएंगी। एक तो आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। दूसरा होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, और तीसरा होगा आपका वर्ड मीनिंग। इसमें हम क्या करेंगे कि 10-10 याद करते जाएंगे रोज। आपको बर्डन भी नहीं होगा और तकरीबन एक महीना के बाद आपके पास 3 से 4,000 वर्ड का कलेक्शन होगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले GS से, फिर अंतिम का जो 15 मिनट सेशन होगा उसमें हम इंग्लिश देख लेंगे। अगर बात करूं मैं GS की, तो GS बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और खासकर वनडे एग्जाम में इसका कुछ और छोड़ दें कि कब कहां से पूछ ले। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ चीजें को डिफाइन किया गया, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। अभी मैं अगर बताऊं आपको, जो वनडे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आपका CUT हो गया, आपका रेलवेज हो गया, आपका SSC हो गया, अभी तो रेलवे चल रहा है, जैसे ALP का एग्जाम चल रहा है, टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है। तो इन सबों में जो कॉमन टॉपिक आ रहा है, सबसे ज्यादा GS में आ रहा है, वो है स्टैटिक जीके। आप कोई सा वनडे एग्जाम उठा लीजिए जिसमें से 3 से 4, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। अगर हम बात करें वनडे एग्जाम में CUT की, तो इसको NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बाकी को TCS कराता है, टाटा। इन दोनों का फेवरेट टॉपिक जो है वो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके चूंकि बहुत टफ है, स्टैटिक जीके में वो चीजें आ जाती हैं जो पहले से फिक्स हैं, जैसे जो डांस है, जो पेंटिंग्स हैं, जो म्यूजिक है, वो आ जाती हैं, जो मतलब बदले ना, समय के साथ अकॉर्डिंग के साथ समय के साथ जो ना बदले, वो स्टैटिक जीके में आता है। चूंकि ये बहुत टफ हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको जितने भी स्टैटिक जीके हैं सबको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा कि आप भूले ना। क्लास के बाद आप जो भी जाएंगे आपको सब चीजें याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके में जो पहला हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डांस। नृत्य हम पहला शुरू करेंगे, ठीक है। डांस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला जो है उसको बोलते हैं क्लासिकल, दूसरा जो है वो है फोक डांस। क्लासिकल डांस को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, फोक डांस को बोलते हैं लोक नृत्य, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? जो क्लासिकल डांसेस हैं, जो फोक डांसेस हैं, ये कुछ रूल और रेगुलेशन पे चलते हैं। इनके लिए कुछ चीजें डिजाइन कर दी गई हैं कि आपको ऐसे ही डांस करना है। फोक डांस जैसे नाम से स्पष्ट है, लोक नृत्य जिसको आम लोग करते हैं, ये अटेंडम चलता रहेगा, आप कैसे भी डांस कर सकते हैं। ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर ट्राइब्स का अलग होगा, सब अलग अलग अपना डांस करते हैं। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, क्लासिकल डांस में क्या होता है कि आपको मूव्स जो होते हैं, जो हाथों के जेस्चर होते हैं, चाहे आंखों के जेस्चर होते हैं, चाहे पोस्चर होते हैं, वो डिफाइंड होते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्लासिकल डांस से। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य चलता किसके आधार पे है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे क्लासिकल डांस किया जाएगा, ठीक। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वहां की मैं बात करूं तो इंडिया में एक संस्था है संगीत नाट्य अकादमी। इसके बारे में दो तीन फैक्ट हम देख लेते हैं कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1952 यानी 1952 में हुई थी। और ये जब फंक्शन काम करना शुरू कर दिया था वो 1953 से किया है, ठीक। तो हमने देख लिया कि भारत में एक संस्था है संगीत नाटक अकादमी, 1952 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और फंक्शन ये 1953 से करना शुरू कर देता है। अगर इसके फर्दर एक क्वेश्चन के बारे में देखें कि इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, फर्स्ट चेयरपर्सन या कह लें कि पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था राज मन्नार। जो पहले चेयरपर्सन थे उनका नाम था राज मन्नार। अब याद करने का तरीका, जो पहला होता है, जो हर जगह पहला होता है, वो हर जगह राज करता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि ये राज कर रहे हैं, पहले व्यक्ति हैं जो राज कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो हर जगह राज करता है, ठीक। तो हमने देखा संगीत नाटक एकेडमी के बारे में देखा। अब हम पहुंचते हैं कि कितने प्रकार के क्लासिकल डांसेस होते हैं। जो संगीत नाटक एकेडमी है, संगीत नाट्य संगीत नाटक अकादमी जो है, ये टोटल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस में डिवाइड किया गया है इसको। संगीत नाटक अकेडमी कहता है कि 8 प्रकार के क्लासिकल डांसेस है। अब हम देख लेते हैं कि वो डांसेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट में उसको किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका भरतनाट्यम, ठीक। रुकिए एक मिनट, हम एक नया पेज ले लेते हैं, वहां से आप देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे डांस और दूसरी तरफ हम देख लेंगे स्टेट, किस किस राज्य में होता है। पहले डांस को हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, जो तमिलनाडु राज्य है वहां किया जाता है, ठीक। याद करने का तरीका देखिए, यहां आया है नाट्य, नाट्य से हम रिलेट कर पाएंगे नाटक। जो बहुत नाटक करता है ना, तो लोग उससे तिलमिला जाते हैं, लोग उससे गुस्सा करने लगते हैं। तो हम ऐसे याद कर लेंगे भरतनाट्यम कहां से, तमिलनाडु से। वो नाटक कर रहा था इसलिए लोग तिलमिला गए थे, तो भरतनाट्यम कहां का हो गया, तमिलनाडु का, ठीक है। दूसरा देखेंगे
मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका है केरल का, केरल में किया जाता है। तीसरा देखेंगे कथकली। जो कथकली डांस है यह भी केरल में किया जाता है। चौथा देखेंगे कुचिपुड़ी। ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। याद करने का तरीका, कच्चा पूड़ी, अगर मान लीजिए आप पूड़ी खाएंगे तो आप सही वाले पूड़ी खाएंगे, लेकिन जो कच्चा पूड़ी खाएगा वो अंधा होगा। जैसे होता है ना कि अंधे व्यक्ति को कुछ भी दे दो वो खा लेता है, तो वहां से कर लेंगे कुचिपुड़ी अंधा व्यक्ति खाता है। यहां से आप याद कर लेंगे। किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, बस याद करने का तरीका है कि हम ऐसे बता दे रहे हैं कि कच्चा पूड़ी कौन खाता है, अंधा खाता है। हम यहां से याद कर लिए, ठीक। पांचवा देखते हैं कथक। कथक जो होता है ये उत्तर भारत में किया जाता है, मीन्स उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहां किया जाता है, ठीक। छठवां हम देखते हैं सत्रिया। सत्रिया किया जाता है असम। ये असम का क्लासिकल डांस है। याद करने का तरीका, सत्रिया से सेंस आ रहा है साथ रहा। जो साथ रहता है, अगर कोई साथ आपके रहता है तो आपको बहुत औसम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सत्रिया से हम कहां याद कर लेंगे, असम, असम का। दो डांसेस और देख लेते हैं। एक हो गया मणिपुरी। नाम से स्पष्ट है, मणिपुरी से स्टेट हो गया मणिपुर। आठवां जो आपका है ओडिसी। ओडिसी आपका कहां से हो गया, नाम से स्पष्ट है, ओडिशा से। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो अभी हाल फिलहाल में एएलपी का एग्जाम चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था। एक पॉप स्टार थे माइकल जैक्सन, आप लोग सब लोगों ने नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन। तो ये एक मिनट, माइकल जैक्सन, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े पॉप स्टार थे। तो एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि माइकल जैक्सन ने कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया था। इनका एक एल्बम आया था ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से, उसमें इन्होंने एक इंडियन डांस पे परफॉर्म किया था। वो डांस का नाम क्या था, ओडिसी। जो मैंने पढ़ा है ना कि ओडिसी उड़ीसा का डांस है, इस पे ही माइकल जैक्सन ने डांस किया था। एल्बम का नाम क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग बाय माइकल जैक्सन, आपको उसमें मिल जाएंगे कि ये ओडिसी डांस कर रहे थे, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने देख लिया कि जो संगीत नाटक एकेडमी है उन्होंने 8 प्रकार के डांस को बताया है, ठीक। अब आ जाइए, इसमें से हम एक एक डांस के बारे में देखते हैं। जैसे पहला भरत नाट्यम, ठीक। भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। भरतनाट्यम को मैंने बताया था कि ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु स्टेट में। अब देखिए भरतनाट्यम के बारे में हम सारा कुछ जानेंगे कि कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से पर्सनालिटीज हैं जो भरतनाट्यम को करते हैं, जो काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, वो जो डांस करते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है कि फलाने व्यक्ति हैं कौन सा डांस करते हैं, तो आपको बताना होगा। यकीन मानिए मैं सारा ट्रिक्स याद करा दूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। तो भरतनाट्यम में हम देखते हैं, तो इसमें 3 अक्षर देखिए आप। पहला से भ से आता है भाव, र से आता है राग, त से आता है ताल। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस डांस में भाव, राग और ताल का यूज होता है, तो वो है भरतनाट्यम, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन हो गया कि भाव, राग और ताल किस डांस में होता है, तो वो भरतनाट्यम में होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ पर्सनालिटी हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वो है स्वप्ना सुंदरी।
दूसरी हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और तीसरी है मल्लिका साराभाई। ये तीनों के तीनों भरतनाट्यम करती हैं। और भरतनाट्यम कहां से है? मैंने कहा था जो नाटक करेगा तो लोग उसे तिलमिला जाते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, तीन पर्सनालिटी हैं जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सपना सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। ये तीनों भरतनाट्यम करते हैं तमिलनाडु। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपने अपने घर वालों से कहा कि मेरे सपने में कोई सुंदरी आ रही है, तो घर वाले क्या हो जाएंगे? तिलमिला जाएंगे, बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो बोलेंगे क्या नाटक कर रहा है। तो यहां से हम याद कर लेंगे स्वप्ना सुंदरी जो है वो भरतनाट्यम करती है, तमिलनाडु से है। ठीक, फिर घर वाले ने पूछा कौन आया सपने में, तो आपने बोला यामी गौतम आ गई, यामिनी। फिर और तिलमिला गए। फिर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं यामी गौतम तो थी, साथ साथ में मल्लिका शेरावत थी। अब देखिए, आपने यामी गौतम बोला, आपने मल्लिका को बोल दिया, तो पूरे घर वाले तिलमिला जाएंगे कि ये पढ़ाई कर रहा है कि क्या क्या सपना देख रहा है। ठीक, तो स्वप्ना सुंदरी कहां की हो गई? भरतनाट्यम करती है तमिलनाडु से। यामिनी कृष्णमूर्ति क्या करती हैं? भरतनाट्यम करती हैं। और मल्लिका साराभाई क्या करती हैं? भरतनाट्यम करती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इसको याद कर लिए। दूसरा हम डांस देखते हैं कथक। एक मिनट। दूसरा जो डांस है वो है कथक। दूसरा क्लासिकल डांस है कथक। ये किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए, कथक नाम से लग रहा है कि ये कथा का सेंस दे रहा है। कथा मतलब होता है कहानी। जो घर पे होता है ना, कथा कहा जाती है, भगवान जी का कथा कहा जाता है, तो वहीं से कथक से कथा आया है। कथा किनकी होती है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी उनको डांस के माध्यम में कथक में दर्शाया गया है। जो भी इनकी लीलाएं थी उनको कथक के माध्यम से दिखाया गया है। इस डांस की खूबसूरती इस डांस की एक और खूबसूरती है कि इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इसको परफॉर्म करती हैं। बहुत कम ऐसा रेयर चांसेस मिलता है कि जहां हिंदू और मुस्लिम किसी एक कल्चर को फॉलो करते हो। उसमें से कथक एक है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कथक। अब कथक के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। कथक में कुछ घराने हैं, जैसे कुछ घर हैं जो घराने हैं जहां से कथक किया जाता है, जहां पे उनके गुरु रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है वो। कथक बेसिकली 3-4 घराने हैं जहां पे किया जाता है। पहला जो है वो है लखनऊ घराना। दूसरा है जयपुर घराना। लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, और तीसरा आपका हो गया बनारस घराना। एक और है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना बेसिकली आप पूछेंगे घराना क्या होता है, तो बहुत सेलिब्रिटी होते हैं जहां उनकी ट्रेनिंग होती है, तो एक पर्टिकुलर एक गुरु के अंतर्गत होती है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं तो जहां पे गुरु रहते हैं उनको घराना बोलते हैं। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना ये कथक के अंतर्गत आते हैं। इनके फाउंडर पूछे जाते हैं कि लखनऊ घराना के संस्थापक कौन है, इनके फाउंडर कौन है, जयपुर के कौन है, बनारस के कौन है और रायगढ़ कौन है। इसको हम देखते हैं। लखनऊ घराने के जो हैं फाउंडर वो है ईश्वरी प्रसाद। जयपुर घराने के जो हैं वो हैं भानु प्रसाद। बनारस घराने के जो हैं वो हैं जानकी प्रसाद। और रायगढ़ घराने के हैं चक्रधर सिंह।
कंटेंट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, आप याद कैसे करें? ट्रिक मैं बताता हूं। लखनऊ, ये भगवान लक्ष्मण के नाम पे पड़ा है ना। लखनऊ का जो शहर का स्थापना हुआ था भगवान लक्ष्मण के नाम पे पड़ा था। तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भी ईश्वर हैं। सॉरी, लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भगवान है, ईश्वर है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, भगवान जो लक्ष्मण है वो ईश्वर है। जयपुर घराना का आपने एक मूवी देखा होगा जो सेटमैक्स पे हमेशा आता रहता है, सूर्यवंशम। उसमें जो होते हैं वो भानु प्रताप सिंह होते हैं। तो भानु प्रताप सिंह की हर जगह जय जय होती रहती है। तो हम यहां से याद कर लेंगे कि जयपुर भानु प्रसाद। जयपुर के कौन हो गए? भानु प्रसाद। तो हम याद कर लेंगे ना कि ठाकुर भानु प्रसाद की हर जगह जय जय होती थी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। बनारस का हम याद कर लेंगे डायरेक्ट जानकी प्रसाद। रायगढ़ का हम याद कर लेंगे चक्रधर सिंह। इसको याद करने का तरीका कैसे होगा? चक्रधारी किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या दिया है? राय दिया है। तो यहां से हम याद कर लेंगे कि जो चक्रधारी हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने राय दिया है। तो रायगढ़ घराना का कौन हो गया? चक्रधर सिंह। ये हो गया कथक में। लखनऊ के हो गए ईश्वरी प्रसाद, कथक के हो गए जयपुर घराने के हो गए भानु प्रसाद, बनारस घराने के हो गए जानकी प्रसाद, और रायगढ़ घराने के हो गए चक्रधर सिंह। ठीक, यहां तो क्या? चलिए, जीएस हम लोगों ने देख लिया। अब अगले क्लास में हम और भी डांसेस देखेंगे, जिसमें मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल हमने बोला था कि तकरीबन 30 मिनट तक हम जीएस पढ़ेंगे और 15 मिनट के बाद 15 मिनट तक हम कुछ वोकैब का पोर्शन देखेंगे इंग्लिश का। तो चलिए वोकैब देख लेते हैं। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं, तब तक आप लोग चलिए अब देखते हैं वोकैब। वोकैब में मैंने बोला था कि हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और इडियम्स देखेंगे। आइए जल्दी देख लेते हैं। पहले वोकैब देखते हैं, जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अबेस। अबेस मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, किसी को नीचे दिखाना। याद करने का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगा? यहां एक वर्ड आ रहा है बेस। दो चीजें होती हैं, एक होता है टॉप और एक होता है बेस। किसी को आप बेस पे ला रहे हैं, किसी को नीचे ला रहे हैं, इसका मतलब आप उसको नीचे दिखा रहे हैं, आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि अबेस मतलब किसी को डिग्रेड करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक। दूसरा वर्ड है अबेस, ABASH, अबेस। अबेस मतलब होता है किसी को लज्जित करना, या किसी को इंप्रेस करना है। ठीक है, याद करने का तरीका, यहां पे एक वर्ड आ रहा है एस। ठीक है, एस से हम देखते हैं किसको, ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या राय, आपको पता है ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर हैं कि उनके सामने जितनी भी एक्ट्रेस है ना, सब एम्ब्रेस फील करती हैं, सब बहुत लज्जित फील करती हैं। तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि अबेस मतलब होता है लज्जित। तो हम लोग ने देखा कि पहला वर्ड था अबेस, जिसमें बेस था, मतलब नीचे किसी को करना, किसी को डिग्रेड करना। अबेस मतलब होता है लज्जित करना। तीसरा होता है अबेटर। अबेटर मतलब होता है कि जहां पे जानवरों को काटा जाए, जहां पे मीट के लिए, जहां पे मांस के लिए जानवरों को काटा जाए, उसको बोलते हैं अबेटर। ABATTOR। अबेटर मतलब क्या होता है, बूचड़ खाना। आपने सुना होगा कि इलीगल बूचड़ खाने पे रोक लग गया। तो बूचड़ खाना होता क्या है? बूचड़ खाना होता है जहां पे जानवरों की स्लॉटिंग की जाती है, उस जानवरों को काटा जाता है, उसको बोलते हैं बूचड़ खाना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हो गया अब्डिकेट। अब्डिकेट, अब्डिकेट में तो होता है रिनाउंस कर देना, कुछ त्याग देना, कुछ गिव अप कर देना, त्याग देना। याद करने का तरीका, अब्डिकेट
सेंस क्या दे रहा है, मीनिंग क्या दे रहा है, अब बहुत दिक्कत हो रही है, कोई चीज आप कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो आप उसको त्याग देते हैं, आप उसको गिव अप कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो यहां से वर्ड आ गया अपगेट, अब बहुत दिक्कत हो रही है इसलिए मैं गिव अप कर दे रहा हूं, मैं त्याग कर दे रहा हूं। तो यहां से हम वर्ड देख लेंगे, अपडिकेट मतलब हो गया गिव अप कर देना, ठीक। अगला वर्ड है अबेरेंट, ABERRANT। अबेरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल होता है मतलब असामान्य। इसको याद करने का तरीका, अबे जब वो रेंट मांगती है ना, जो मेरी लैंडलॉर्ड है रेंट मांगती है, तो मैं एबनॉर्मल हो जाता हूं। जब कोई मुझसे रेंट मांगता है तो एबनॉर्मल हो जाता है, जो भी कोई क्वार्टर लेकर आता है चाहे कहीं पीजी में रहता है, तो जब उससे कोई रेंट मांगता है, अबे वो जब मुझसे रेंट मांगती है ना, तो मैं एबनॉर्मल हो जाता हूं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है अवेंस। अवेंस मतलब होता है कि कुछ निलंबित अवस्था, कुछ सस्पेंशन में, कि आप कुछ काम करना चाहते हो लेकिन आप सोचते हैं कि मैं करूं या ना करूं, तो उसके लिए एक वर्ड बना है अवेंस। अगला वर्ड है अबोर, ABHOR। अबोर मतलब होता है कि डिटेस्ट, डिसलाइक। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अभोर मतलब होता है कि भोर भोर, सुबह सुबह, अगर सेंस देखें इसका होता है कि जो सुबह सुबह कोई अगर जगा देता है, भोर में कोई जगा देता है तो हमको पसंद नहीं आता है, हम डिसलाइक करते हैं उसको। जो हमको सुबह सुबह जगा देता है तो हम उसको डिसलाइक करते हैं। तो यहां से हो गया अभोर मतलब डिसलाइक करता, किसी को पसंद ना करना, घृणा करना, अभोर हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में, बुरी हालत में। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बुरी हालत में आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है अब्जोर। ABJURE। एब्जोर मतलब होता है किसी चीज को कसम खाकर त्याग देना। एक तो होता त्याग देना, किसी चीज को होता है कि कसम खा के त्याग देना। तो यहां पे देखते हैं ना, ज्योर एक वर्ड आता है जो कहता है ना कि आई स्वेयर मैं त्याग दूंगा, तो वहां से हो गया एब्जोर मतलब त्याग देना। एक वर्ड होता है एब्यूलेशन, एब्यूलेशन। एब्यूलेशन मतलब होता है जो हम काफी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, जैसे हरिद्वार चले गए, बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए, प्रयागराज चले गए, तो वहां पे जो शुद्धि स्नान होती है, जैसे कहते हैं ना गंगा में डुबकी लगाए तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो शुद्धि स्नान को हम बोलते हैं एब्यूलेशन, ठीक है। अगला वर्ड है अब्निगेशन। अब्निगेशन मतलब होता है गिव अप कर देना, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एक वर्ड होता है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है नेटिव। कुछ लोग होते हैं जिनका निवास स्थान जहां होता है उसको बोलते हैं अबोर्ड, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग, हमने वर्ड मीनिंग देख लिया। आगे हम देख लेते हैं इडियम फ्रेजेज। इडियम फ्रेजेज मतलब जो मुहावरे होते हैं उसका मतलब हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो इडियम है, पहला इडियम है एक्लिव हिल्स। एक्लिव हिल्स मतलब होता है कि कुछ कमजोर पहलू, किसी का वीक पॉइंट। इसका एक कहानी है, एक लड़का होता है तो उसकी मां क्या करती है, एक नदी में उसको डुबा देती है, तो जितना पोर्शन उसका नदी में डूबा होता है वो पत्थर का हो जाता है, स्टोन का हो जाता है, पूरा शरीर उसका मजबूत हो जाता है। लेकिन उसकी मम्मी उसको हील पकड़ के, उसका जो पैर का तलवा होता है वो पकड़ के डुबाई होती है, तो वो पोर्शन तो डूबा नहीं होता है, तो जो नहीं डूबा होता है वो हार्ड मांस का रह जाता है, बाकी पत्थर का हो जाता है। तो जो हार्ड मांस का होता है वो कमजोर रहता है और बाकी पत्थर तो मजबूत ही होता है, आप जानते ही हैं। तो वहां से ये वर्ड बन गया है कि एक्लिव हिल्स, उसका जो पैर था वही कमजोर था, तो यहां से बन गया एक्लिव हिल्स मतलब स्मॉल बट फैटल वीकनेस। दूसरा है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब होता है कि आग में घी डालना। अगर कुछ मैटर है उसमें कुछ
तड़का लगा के उसको और भड़का देना। तो यहां से मैं ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वॉश। तीसरा एक इडियम देखेंगे, एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं जॉब करने जाते हो, आप क्या कह रहे हैं कि वहां पे जाके चेयर लगा के आराम से जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत आराम की नौकरी है। तो वहां से बना है एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाला नौकरी, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। ठीक है। चौथा इडियम है एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड मतलब होता है उसको तेज करना। जैसे होता है ना, घर पे चाकू को तेज किया जाता है, फावड़े को तेज किया जाता है, तो कुल्हाड़ी को तेज करना। अच्छा, कुल्हाड़ी को तेज कब किया जाता है? जब अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट हो, कुछ पेड़ काटना हो, किसी को मारना हो, तो वहां से बनता है। तो एन एक्स टू ग्रीन मतलब क्या होता है? स्वार्थ भरा उद्देश्य, जो कुछ सेल्फिश रीजन से किया जाए, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, उसका मतलब हो गया एन एक्स टू ग्रेन ग्राइंड, सॉरी। अगला हो गया एन आयरन विल, एन आयरन विल। सुनते हैं ना कि विल पावर होती है, किसी के अंदर की क्षमता होती है। जिसका क्षमता ही आयरन जैसी हो, जिसका क्षमता ही लोहे जैसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि बहुत वो दृढ़ शक्ति वाला है। तो एन आयरन विल मतलब हो गया दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है। अगला देखते हैं इडियम्स, एंड ओल्ड फ्लेम। फ्लेम मतलब होता है किसी चीज का ज्वाला, जो आग का ज्वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। ओल्ड मतलब हो गया पुराना, किसी का पुराना प्यार, उसको बोलते हैं ओल्ड फ्लेम। जैसे आप देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई हीरो होता है तो सोचने लगता है कि उसका पुराना प्यार था, वैसे एंड ओल्ड फ्लेम मतलब होता है किसी का पुराना प्यार। एंड ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन पास्ट, किसी का अगर पास्ट में किसी का अगर कोई रिलेशनशिप रहा हो तो उसको बोलते हैं एंड ओल्ड फ्लेम। नाम से यह स्पष्ट है, ओल्ड मतलब पुराना, फ्लेम मतलब वो। ठीक। अगला इडियम्स हम देखेंगे, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। नाम से स्पष्ट है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसमें क्या होता है, सॉरी, मीनिंग देखिए, सीधा से लिटिल मीनिंग इसका देखिए कि कोई ओल्ड हेड है यंग शोल्डर पे, कोई बच्चा है लेकिन उसका जो दिमाग चल रहा है वो बूढ़ों जैसे चल रहा है। नहीं कहते हैं कि बहुत घर में कहते हैं कि इसका दिमाग बूढ़े जैसे चल रहा है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपने उम्र से ज्यादा समझदार होना। जैसे कहते हैं ना कि एकदम नाना बना हुआ है, कि बहुत समझदारी वाले बात कर रहा है। तो यहां सब देख लेंगे, एंड ओल्ड हेड यंग शोल्डर मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। और चाइल्ड ऑफ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक अ ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है। अगला इडियम है एन ओलिव ब्रांच, एंड ओलिव ब्रांच। ओलिव होता है, इसको जैतून बोलते हैं, जैतून का एक पेड़ होता है तो उसको बोलते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जहां शांति की बात की जाए, जहां पीस की बात की जाएगी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओलिव के ट्री से। जैसे आपने जब देखा होगा कि जो यूएन है, तो यूएन के जो टैग है उसमें ओलिव का पत्ता है, ओलिव जो पेड़ होता है उसका पत्ता है। तो जहां आप ओलिव देखेंगे वहां पे आप मानेंगे कि पीस की बात की जा रही है। पीस मतलब शांति की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहां से देख लेंगे, एंड ओलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। अगला है इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा। एप्पल, अच्छा अगर एक एप्पल हो और कई लोगों के बीच में रख दिया जाए तो सब बोलेंगे कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो वहां से ये इडियम बन गया है कि एक एप्पल है और उसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं, मतलब झगड़े का कारण कौन सा है, वो एप्पल ही है। तो यहां से बन गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगला वर्ड है एप्पल ऑफ वंस आइज।
एप्पल अपॉन साइज क्या मतलब हो गया कि किसी के आंखों का वो सेव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कहा जाए कि किसी का आंखों का सेव होगा, मतलब वो बहुत उसके लिए प्यारा है। अगर कहते हैं ना कि वो मुझे बहुत प्यारा है, तो वहां पे हम इडियम का यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आइज। ठीक, एक एप्पल पे और इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक हालात में, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। अगर एप्पल को हम बहुत ऑर्डर में रख दें, मतलब ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज रख दें, तो वो बहुत गुड कंडीशन में होगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं, एप्पल है उसको हमने बहुत ऑर्डर में रख दिया है, सीक्वेंस वाइज में रख दिया है, सजा कर रख दिया है, इसलिए वो गुड कंडीशन में है। ठीक है, एक मीनिंग और है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, फिर अगले सेशन में देखा जाएगा। एक और है एट ऑ लॉस, इसका मतलब होता है टू अनेबल टू डिसाइड। एट लॉस मतलब होता है अगर आप सब कुछ हार जाते हैं, आप लॉस हो जाते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वहां से ये इडियम बना है। एट लॉस मतलब अनेबल टू डिसाइड, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपको करना क्या है। तो ये क्लास हम यही अब कंप्लीट करते हैं। हमने आज देखा, हमने पहले जीके में स्टैटिक जीके पढ़ा, जिसमें हमने डांस में कुछ पोर्शन कवर किए। फिर इंग्लिश में हमने वोकैब पोर्शन देखा, वोकैब में हमने देखा वर्ड मीनिंग देखा, वर्ड मीनिंग को पढ़े। फिर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो जीके जहां पे हमने कंप्लीट किया है उसके आगे बढ़ेंगे और कुछ इंग्लिश देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक बताइए कैसा क्लास लगा। चूंकि ये अभी नया नया शुरुआत है, हम लोग और इनिशिएटिव लेंगे, बाकी टीचर भी आएंगे, आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद।